कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज शनिवार है। आप लोगों को पता है शनिवार का दिन हमारे लिए स्पेशल दिन होता है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए वो टेस्ट लेकर आते हैं, वो टेस्ट पेपर लेकर आते हैं जो किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के लिए PCS जे, अगर आपका जज बनने का सपना है, हम उसे साकार करने के लिए आप लोगों के लिए प्रति शनिवार क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आप भी जुड़िएगा हमारे साथ। फ्री क्लास है, फ्री टेस्ट है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। जो तैयारी आपकी दिल्ली जैसे शहर में 1.5 से 2 लाख रुपए में होती है, वो चाहे जनरल स्टडी का पेपर हो, चाहे आपका लॉ का पेपर हो, वो हम प्रीलिम्स की तैयारी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं और आपके लिए रेगुलरिटी के साथ क्लास लेकर आ रहे हैं। तो आप निश्चित होके अपने पे भरोसा करके, मटेरियल पे भरोसा करके आप अपने को लगातार कंटिन्यूटी के साथ हमारे साथ जोड़े और इसका फ़ायदा उठाइएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का हमारा जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 23 है। इससे पहले 22 टेस्ट हो चुके हैं, वो आपके सब प्ले लिस्ट में है। आप वहां से जाके एक बार पेपरों का एनालिसिस करें और आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में देखना बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आप जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का जो हमारा टेस्ट है वो है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और टेस्ट नंबर 23 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं किस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, SC सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को धारा 482 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए दिशा निर्देश दिए हैं कि आप अपने क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करें। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये किस केस में कहा था, किस वाद में कहा था, ये बात क्वेश्चन ये है। ए ऑप्शन हरियाणा वर्सेस बनाम भजनलाल, हरियाणा राज्य बनाम भजनलाल, या हरियाणा वर्सेस भजनलाल। अदालत प्रसाद वर्सेस नवीन जिंदल केस में। सी दिनेश डालमिया वर्सेस CBI केस में। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था हरियाणा वर्सेस भजनलाल वाद में, भजनलाल वाद। ठीक है, क्या कहा था? क्षेत्राधिकारों का प्रयोग करें, जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं उन्हें प्रयोग करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, गाइडलाइन जारी की गई थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, दंड प्रक्रिया संहिता में जमानती तथा गैर जमानती, एक तो होती है जिस केस में जमानत हो जाती है, एक होता है जिस केस में जमानत नहीं होती। तो जो जमानत हो जाती है वो होता है जमानती और जिसमें नहीं होती वो होता है गैर जमानती। अपराधों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत किया जाता है? मतलब जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध, ये जो अपराध है इनका जो पूरी सूची बनाई जाती है वो किसके अंतर्गत या किस में उल्लेखित की गई है? प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची या सूची एक ही बात है, ठीक है। दूसरी अनुसूची धारा 320 में। बताइए इनका वर्गीकरण किस अनुसूची में किया गया है? इनका जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है प्रथम अनुसूची में, प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 3, जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है, मतलब क्वेश्चन ये है कि जमानती अपराध से एक ऐसा अपराध का पता चलता है, अभिप्रेत का मतलब पता चलता है, जो जमानती के रूप में दिखाया गया है। मतलब जो जिसमें कहा गया है कि जमानत हो सकती है या जमानती रूप में दर्शाया गया है या दिखाया गया है। तो जमानती अपराध एक ऐसा अपराध है। तो ये किस में कहा गया है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 425 में, दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 426 में। बताइए किस में कहा गया है?
ये कहा गया है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में। बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रथम अनुसूची मतलब जिसमें जमानते और गैर जमानते अपराधों का वर्गीकरण किया गया है, वो भी पहले अनुसूची में है, और ऐसे अपराध जिसमें जमानत हो सकती है वो भी प्रथम अनुसूची में ही उत्तर लिखा गया है या आंसर दिया गया है या सूची तैयार की गई है, सब एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 4, 1973 की किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? 1973 की किस धारा में संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? धारा 2A, धारा 2C, धारा 2I। बताइए किस अपराध में, किस संज्ञेय अपराध को परिभाषित किया गया है? ये किया गया है परिभाषित धारा 2C में, 2C में। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, 1973 की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? ऐसी कौन सी धारा है जिसमें अपराध को परिभाषित किया गया है? धारा 40, धारा 2ढ, धारा 2ब। बताइए किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है? यह परिभाषित किया गया है अपराध शब्द जो है, अंडरलाइन करेंगे आप लोग, धारा 2ढ में, 2ढ में। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, किसे जिले के लिए लोक अभियोजन नियुक्त करने के लिए कौन प्राधिकृत है? मतलब जिले में, किसी भी राज्य के जिले में कौन लोक अभियोजन की नियुक्ति करने का अधिकार है? किसे ये लोक अभियोजन की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है? कौन ऐसा है? राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, जिला न्यायाधीश या फिर कोई नहीं? बताइए। वेरी गुड, बहुत शानदार क्वेश्चन है। आप जुड़िए, इस वीडियो को पढ़ते पढ़ते ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यह है राज्य सरकार। राज्य सरकार, राज्य सरकार को अधिकार है किसी भी जिले में लोक अभियोजन की नियुक्ति करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है या कौन सा दंडादेश दे सकता है या कौन सा दंडादेश जारी कर सकता है? यह सब एक ही बात है। 7 वर्ष से अधिक कारावास का दंडादेश, मतलब 7 वर्ष से जो सजा के मामले हैं वो दंडादेश, मृत्यु दंडादेश या फिर आजन्म कारावास, मतलब हमेशा के लिए कारावास, ये कर सकता है 7 वर्ष से अधिक कारावास का दंडादेश, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अनुसार कितनी सजा का दंड देने का अधिकार है? जो द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट होता है उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अधीन कितने रुपए तक का अर्थदंड देने का अधिकार है, या कितने अर्थदंड के साथ साथ कितने वर्ष तक सजा देने का अधिकार है? 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक या फिर कोई नहीं? नन ऑफ दिस। इसमें जो सजा का प्रावधान है या दंडादेश का प्रावधान है वो है 1 वर्ष तक। धारा 29 और सेकंड श्रेणी मजिस्ट्रेट, याद रखना, सेकंड श्रेणी मजिस्ट्रेट धारा 29 के तहत 1 वर्ष तक ही सजा का दंडादेश दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के तुरंत बाद स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जाता है? अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया है तो उस व्यक्ति की जांच के लिए, स्वास्थ्य जांच के लिए या परीक्षण जांच के लिए सिविल हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, उसमें जांच के लिए भेजा जाता है। तो किस धारा के अधीन यह प्रावधान किया गया है? धारा 55A, धारा 60A,
धारा 54, धारा 55? बताइए। ये प्रावधान जो किया गया है धारा 54 के अधीन किया गया है, धारा 54 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 10, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट, याद रखना, तलाशी वारंट जारी किया जाता है? किस धारा के तहत तलाशी वारंट जारी किया जाता है? धारा 96, धारा 94, धारा 92, धारा 93। तलाशी वारंट जो जारी होता है वो होता है धारा 93 के अधीन। किसके तहत? 93 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 11, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा 125 के अंतर्गत मासिक भरण पोषण भत्ते की राशि कितनी है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा है 125 के अधीन, उसके तहत जो मासिक भरण पोषण भत्ता दिया जाता है उसकी राशि कितनी निर्धारित की गई है या नहीं की गई है, ये क्वेश्चन है। 500 रुपये मंथली, 1000 रुपये मंथली, 5000 रुपये मंथली, या फिर बिना किसी सीमा के? इसमें जो धारा 125 के अधीन मासिक भरण पोषण की राशि निर्धारित की गई है उसमें कोई शर्त नहीं है, बिना किसी सीमा के है। कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी राशि कितनी निर्धारित की जाए। क्वेश्चन नंबर 12, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 95 के अधीन समापहरण की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा अपरास्त की जा सकती है? दंड प्रक्रिया संहिता 95 के अधीन समापहरण की घोषणा निम्न में किसके द्वारा अपरास्त की जा सकती है? अपरास्त मतलब समाप्त की जा सकती है। सत्र न्यायालय द्वारा, बी उच्च न्यायालय द्वारा, तलाशी जारी करने वाले मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये जो अपरास्त की जा सकती है, अपरास्त याद रखना, ये की जा सकती है तलाशी जारी करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा। सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 1973 की धारा 8 में अच्छा आचरण के लिए जमानत की मांग निम्न में किससे की जा सकती है? 1900 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 8 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा आचरण करता है जेल में रहते हुए, बंदी गृह में रहते हुए, तो वो जमानत की मांग कर सकता है। तो वो किससे कर सकता है? ऐसे व्यक्ति से जो राजद्रोह की सामग्री प्रचारित करते हैं, अदालत अपराधियों से, एक अपराध के अभियुक्त से। तो ये कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों से जो राजद्रोह की सामग्री प्रचारित करते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण मतलब जांच, अन्वेषण की नींव किसे कहा जाता है? अन्वेषण की नींव, अन्वेषण मतलब जांच की नींव किसे कहा जाता है? परिवाद को, प्रथम इत्तिला सूचना को, समाचार पत्र की सूचना को। दंड प्रक्रिया संहिता 1900 अधीन जो अन्वेषण की नींव कहा जाता है वो कहा जाता है प्रथम इत्तिला सूचना को, प्रथम इत्तिला सूचना को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस वाद में या किस केस में माननीय न्यायालय ने कहा है कि केवल विधिवत विवाहित पत्नी ही, मतलब जो रजिस्टर्ड और कानून के द्वारा रजिस्टर्ड विधि विवाहित पत्नी, हस्बैंड और वाइफ ही धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है। मतलब अगर वो अलग हो गए तो वो पत्नी अपने हस्बैंड पर भरण और पोषण भत्ता का दावा कर सकती है। तो इसका उल्लेख किस वाद में कहा गया है? किस वाद में मतलब किस केस में माननीय न्यायालय ने कहा है कि केवल विधिवत विवाहित पत्नी ही धारा 125 के तहत भरण पोषण का दावा कर सकती है? तो ये किस केस में कहा है? सविता बेन
सोमाबाई भाटिया वर्सेस गुजरात राज्य, बी राजीव चौधरी वर्सेस राज्य, सी जनक सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश। ये जो बात कही थी, ये कही थी, ए आंसर है हमारा सविता बेन सोमाबाई भाटिया वर्सेस गुजरात राज्य। एक गुजरात राज्य का केस था, उस व्यक्ति का, लेडीज का नाम था सविता बेन सोमाबाई भाटिया, तो उसने एक रिट डाल ली थी, तो उस केस में यह बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुला सकती? किस धारा में प्रावधान किया गया है कि 15 साल से कम आयु का अगर कोई बालक है, बच्चा है, क्योंकि वो नाबालिग होता है, 18 साल से बालिग होता है वो, तो उसे पुलिस थाने में नहीं बुला सकती पूछताछ के लिए? ए ऑप्शन धारा 162, धारा 160 1, धारा 160 2। बताइए, ये प्रावधान है धारा 160 1 में। 160 1 में कहा गया है कि अगर 15 वर्ष आयु का कोई भी बालक है या बालिका है तो उसे पुलिस थाने में पूछताछ के लिए नहीं बुला सकती। क्वेश्चन नंबर 17, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख है? संहिता 1973 की किस धारा में अन्वेषण अधिकारी, अन्वेषण मतलब जांच अधिकारी, गवाह के कथन का अभिलेख है? ए धारा 161, धारा 164, धारा 162। बताइए, ये बात कही गई है धारा 161 में, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 18, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 निम्न में किस किस विषय में प्रावधान करती है? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 निम्न में किस किस विषय में प्रावधान करती है? विशेषज्ञ परीक्षा, पुलिस द्वारा गवाहों की परीक्षा, सी संस्वीकृति एवं कथन का दर्ज किया जाना। बताइए, धारा 164 किस विषय में प्रावधान करती है या किस विषय में उल्लेख करती है? ये करती है संस्वीकृति एवं कथन का दर्ज किया जाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा की अधिकतम अवधि है, मतलब एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में अधिकतम कितने समय के लिए दे सकता है? अधिकतम 7 दिनों के लिए, अधिकतम 15 दिनों के लिए, मतलब 15 दिन की रिमांड पर पुलिस, अधिकतम 90 दिनों की रिमांड के लिए, या फिर अधिकतम 60 दिनों की रिमांड के लिए? बताइए, अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए पुलिस कस्टडी में कोई व्यक्ति को दिया जा सकता है। 15 दिन तक पुलिस पूछताछ कर सकती है कस्टडी में लेकर। क्वेश्चन नंबर 20, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा केस डायरी, याद रखना केस डायरी से संबंधित है? किस धारा में केस डायरी का उल्लेख किया गया है? धारा 169 169, धारा 171 में, धारा 172 में, धारा 157 में? बताइए, केस स्टडी या केस डायरी का उल्लेख किस उसमें किया गया है धारा में? यह किया गया है धारा 172 में। ठीक है, तो ये था आज हमारा प्यारे छात्र छात्राओं टॉप 20 नंबर का टेस्ट, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो ऑलमोस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और यहाँ तक कि आपका इंटरव्यू के एग्जाम, इंटरव्यू में भी ये आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है चीज़ें। तो आप हमारे साथ जुड़िएगा, ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ जुड़िएगा। प्रतिदिन आपको क्लास कराई जा रही है, चाहे वो जनरल स्टडी की हो, अगर कोई बच्चा उत्तराखंड स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देना चाहता है, APUS JS वगैरह कोई भी, तो उसके लिए स्टेट लेवल की भी क्लास चलाई जा रही है, और जनरल कंप्यूटर की भी क्लास चलाई जा रही है, क्योंकि मेंस में कंप्यूटर की चीज़ें आती है, और आपका करंट अफेयर भी चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो आप कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चलिए, थैंक यू।